वेलकम टू रिलायबल न्यूज एनालिसिस। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। डॉक्टर अशोक कुमार का। टुडे वी आर गोइंग टू रीड थर्ड चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्लास 9। द नेम ऑफ द बुक इज ईश्वर मोमेंट। द नेम ऑफ द बुक इज मोमेंट एंड द चैप्टर्स टाइटल is Ishwaran the Storyteller. Ishwaran the Storyteller. The chapter has been written by R.K. Lakshman. R.K. Lakshman is considered a great writer of short stories. एक प्रख्यात शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं आर के लक्ष्मण। उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। ईश्वरन द स्टोरी टेलर इज बेसिकली अ टाइप ऑफ हॉरर स्टोरी। इन दिस स्टोरी देर आर टू कैरेक्टर्स, देर आर टू मेन कैरेक्टर्स। One is Mahendra and another character is Ishwaran. Mahendra is a supervisor, whereas Ishwaran is a storyteller. सोसाइटी में स्टोरी टेलर का काफी इंपॉर्टेंट स्थान होता है, क्योंकि एक स्टोरी टेलर जो है वो इंटरटेनमेंट का काम करते हैं। लोगों के पास अगर टेलीविजन नहीं है तो उस कमी को पूरा करने का काम एक स्टोरी टेलर आसानी से कर सकता है। महेंद्र एक सुपरवाइजर था और उसका काम कंस्ट्रक्शन साइट्स का निरीक्षण करना था, जैसे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन, रोड का कंस्ट्रक्शन इत्यादि का काम को मॉनिटर करने का काम, सुपरवाइज करने का काम महेंद्र करता था। तो इस कारण से महेंद्र को अक्सर अपने फर्म से ड्यूटी रिमोट एरिया में मिलती थी। रिमोट एरिया में जहां पर ना कोई शॉप होता था, ना कोई आदमी होता था, ना कोई विलेज होता था। और इस परिस्थिति में उसके साथ अगर एक चीज होता था तो वो था ईश्वरन, और ईश्वरन उसकी सभी कमी को पूरा कर देता था। ये एक सुपर नेचुरल स्टोरी है, सुपर नेचुरल स्टोरी है, क्योंकि इस चैप्टर में ईश्वरन जो है वो न सिर्फ एक स्टोरी टेलर है, बल्कि ईश्वरन कुछ ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है जो साइंस के ऑब्जर्वेशन के दायरे में नहीं आता है। तो स्टोरी का प्रारंभ होता है कि महेंद्र ईश्वरन के बारे में जो है तमाम प्रकार की कहानियों को कहता है गणेश नामक एक यंग मैन से। गणेश एक यंग मैन है, इसको महेंद्र सुनाता है। और महेंद्र क्या स्टोरी सुनाता है कि वो एक फर्म में सुपरवाइजर का नाम काम करता था और डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, डैम्स इत्यादि के वर्क को मॉनिटर करने का काम करता था। तो महेंद्र चूंकि रिमोट एरिया में अक्सर जाता था ड्यूटी करने के लिए, और इस कारण से वहां पर खाने पीने या अन्य जो भी है नेसेसरी वर्क, कपड़ा साफ करने इत्यादि की आवश्यकता होती थी। और ये सब काम करने के लिए उसके साथ ईश्वरन होता था। तो ईश्वरन एक कुक था, ईश्वरन एक अटेंडेंट भी था, और ईश्वरन एक स्टोरी टेलर भी था। यानी ईश्वरन एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी था। ईश्वरन कई प्रकार के कार्यों को बड़ी बखूबी निभाता था।
कभी कभी महेंद्र की ड्यूटी कोल माइनिंग एरिया में भी मिलती थी और कुछ महीनों के बाद उसका ड्यूटी एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज हो जाता था। अक्सर नए नए जगहों पर उसकी ड्यूटी मिलती थी, ऐसे जगह पर जहां पर कि किसी प्रकार की कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं होती थी। कभी केमिकल प्लांट में महेंद्र की ड्यूटी मिलती थी, लेकिन उसको हर जगह एक व्यक्ति का साथ मिलता था, वो था ईश्वरन। जहां कहीं भी एक अजनबी जगह पर जाता था, अनजान जगह पर जाता था, वहां पर उसको हेल्प करने का काम ईश्वरन करता था। तो महेंद्र वाज अ बैचलर पर्सन and that's why his needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. कैसा भी odd conditions, विषम परिस्थिति होती थी, महेंद्र उसमें एडजस्ट कर जाता था और वो एडजस्ट करता था, उसका प्रमुख कारण रहता था ईश्वरन। तो महेंद्र कैसा भी कंडीशन ओड होता था, जैसे इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, यानी एक खराब ढंग का जो है सर्किट हाउस हो या मेकशिफ्ट कैनवास टेंट, एक कैनवास का टेंट में क्यों नहीं रहता हो महेंद्र, लेकिन वो एडजस्ट कर जाता था। कैसा भी परिस्थिति में, कंडीशन कैसा भी ओड हो, उसमें वो सरवाइव कर जाता था। कभी कभी उसको स्टोन क्वेरी यानी चट्टानों की खदान में भी उसको काम करना पड़ता था, यानी माइंस में, क्वेरीज में, और या मेकशिफ्ट कैनवास टेंट में, फैक्ट्री साइट्स में, ब्रिजेज में, हर जगह उसको मिलता था। और जहां भी महेंद्र को ड्यूटी मिलता था, वहां पर किसी प्रकार की कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं होती थी और तमाम प्रकार की जो दिक्कतें थी, डिफिकल्टी थी, उसको ओवरकम कर लेने का काम एक ही व्यक्ति करता था, उसका नाम था ईश्वरन। But one asset he had was his cook, Iswaran. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly. So wherever he was posted, he cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. तो महेंद्र का कपड़ा भी साफ करता था ईश्वरन, खाना भी महेंद्र के लिए बनाता था, कहानी भी सुनाता था और तरह तरह का गप भी करता था। ईश्वरन एक बहुत बड़ा गप्पी पर्सन भी था और एक एकांत में अगर महेंद्र रहता था तो उसको ऐसे ईश्वरन जैसे किसी गप्पी आदमी की आवश्यकता बिल्कुल थी। ईश्वरन में कैपेसिटी थी कि वो कहानियों को अपने से क्रिएट कर लेता था। He could wave out endless stories and anecdotes, यानी अनगिनत कहानियों को और किस्सों को वो अपने से क्रिएट कर लेता था ईश्वरन। ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर कहानियां कहने में ईश्वरन सक्षम था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर। जैसा कि आपको बताया कि ये चैप्टर कुछ सुपर नेचुरल टाइप का है, क्योंकि ईश्वरन में कुछ कैपेसिटी ऐसी थी जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि साइंस के दायरे में कम से कम नहीं आती है। जैसे महेंद्र अगर किसी न्यू प्लेस पर जाता था जहां पर कोई भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं, कोई शॉप नहीं है, जहां पर खाने के लिए वेजिटेबल, फ्रूट या चावल दाल जो भी आवश्यक होता है, ये सब चीज नहीं मिल रहा है, लेकिन सभी समस्याओं का एक निदान था ईश्वरन। न जाने कहां से ईश्वरन 1 घंटे के अंदर ही हरी ताजी सब्जियां व्यवस्था कर लेता था और जो भी आवश्यक है, चावल दाल या जो भी आटा, सब कुछ की व्यवस्था ईश्वरन कर लेता था अकेले, और 1 घंटे में वो भोजन तैयार करके महेंद्र को दे देता था। महेंद्र को कभी समझ में नहीं आ सका कि ईश्वरन ये सब कहां से करता है,
और न तो ईश्वरन कभी इस रहस्य को बतलाया, और इस तरह से ये चैप्टर कुछ कुछ सुपर नेचुरल टाइप का है। इन द मिडिल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स, जहां मीलों दूर तक कोई दुकान नहीं है, विथ फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट शेल्टर, जिस जिंक सीट, जिंक के बने हुए शेल्टर में, यानी करकट के बने हुए शेल्टर में महेंद्र पहुंचता था, वहां किसी प्रकार का कोई अवेलेबिलिटी नहीं था, ना वेजिटेबल का, ना फ्रूट का, ना चावल दाल आटा, किसी भी चीज का। लेकिन 1 घंटा के अंदर ही ईश्वर न जाने कहां से व्यवस्था करता था और बना करके तैयार कर लेता था। महेंद्र वुड बी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। डेली सुबह में महेंद्र उठता था, नाश्ता करके जो है अपने ड्यूटी के लिए निकलता था, और ईश्वरन उसको डेली टाइम पर नाश्ता बना करके देता था, और नाश्ता करके महेंद्र लंच भी अपने साथ लेकर के जाता था। यह समूचा काम ईश्वरन अकेले करता था। तो महेंद्र में कोई एक बात थी कि उसको बिल्कुल निश्चिंत रहना पड़ता था किसी भी काम के लिए, उसको कोई तकल्लुफ करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ईश्वरन हर चीज की व्यवस्था कर देता था। ईश्वरन उसका कपड़ा धो देता था, नाश्ता बना करके देता था, और महेंद्र नाश्ता करके और अपना लंच लेकर के ड्यूटी में चला जाता था। ईश्वरन इसके बाद पूरे शेड की सफाई करता था, कपड़े वगैरह साफ करता था, और आराम से कई बाल्टी पानी अपने सिर पर डाल करके नहाता था। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, और नहाते समय एक प्रेयर वो हमेशा मटर करता रहता था, यानी गुनगुनाता रहता था। तो इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक लंच का वक्त आ जाता था। आफ्टर ईटिंग, ईश्वरन खाना खाने के बाद ही वुड रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। तो खाना, लंच के समय खाना खाता था, और खाना के बाद वो एक स्टोरी का बुक पढ़ना स्टार्ट कर देता था, और बुक पढ़ते पढ़ते उसको डोजिंग यानी नींद आने लगती थी, और नींद आने के बाद वो सो जाता था। और ईश्वरन जो भी कहानी, वो जो भी बुक पढ़ता था, वो सिर्फ कहानी की बुक होती थी। तो द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, यानी तमिल लैंग्वेज का थ्रिलर, रोमांचक कहानियों का किताब ही वो पढ़ता था, रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, यानी कहानियों की मोटी मोटी किताबें ईश्वरन रखता था और उन कहानियों को पढ़ता था। उन्हीं कहानियों के आधार पर ईश्वरन अनगिनत कहानियां सुनाया करता था महेंद्र को, और नई नई कहानियां गढ़ा भी करता था, यानी नए नए कहानियों को तैयार कर देता था, प्रोड्यूस कर देता था। Its imaginative description and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall, यानी ईश्वरन जिस प्रकार से कहानियों को कहता था, स्टोरी टेलिंग का उसका एक बहुत अद्भुत स्टाइल था, और साथ ही साथ कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ता था कि वैसे वैसे महेंद्र बिल्कुल बेसुध हो जाता था, और महेंद्र के साथ साथ ईश्वरन खुद भी उस कहानी में पूरी तरह से डूब जाता था। तो ईश्वरन इन थ्राल, यानी ईश्वरन खुद उस कहानी का दास बन जाता था। थ्राल यानी दास, दास बन जाता था ईश्वरन। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors. ईश्वरन जो भी कहानी कहता था, उसके कहानियों का मूल आधार होता था तमिल थ्रिलर्स, जिसको वो हमेशा पढ़ा करता था। That he read when he was narrating even the smallest of incidents, so he would try to work in suspense. स्टोरी टेलिंग का एक स्टाइल होता है, एक आर्ट होता है, और इस स्टाइल के अंतर्गत, इस आर्ट के अंतर्गत सबसे बड़ी बात होती है सस्पेंस बना करके रखना, सस्पेंस क्रिएट करके रखना। अगर स्टोरी को 5 लाइन में उसका थीम बतला दिया जाए तो कोई भी आदमी स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन ईश्वरन का खूबी था
कि एक लाइन के बाद को, एक छोटी सी घटना को वो काफी बढ़ा चढ़ा करके नमक तेल मसाला लगा करके प्रस्तुत करता था, और जिससे सुनने वालों को हमेशा सस्पेंस और मिस्ट्री का आभास होता था, और सुनने वाला हाईली इंटरेस्टेड हो जाता था कि ना जाने आगे क्या होगा। तो सरप्राइजिंग एंडिंग को इनटू द अकाउंट, फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर ईश्वरन ने एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा, एक रोड पर पेड़ उखड़ करके गिर गया, उसको ईश्वरन देखा, तो इस घटना को ईश्वरन काफी नमक तेल मसाला लगा करके, काफी बढ़ा चढ़ा करके वो पेश करता था, और इसको मिस्टीरियस बना करके पेश करता था, जिससे कि जो लिसनर है, जो श्रोता है, उसको काफी सस्पेंस जैसा महसूस हो। तो देखिए, इसको एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा रोड पर, इसको वो कैसे कहता था, तो ही वुड से विथ आईब्रोज सुटेबली आर्ट, यानी भाव पूरा चढ़ा करके, हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, यानी हाथ पूरा फैला करके एक नाटकीय अता के साथ, नाटकीय अंदाज में। और क्या कहता था, सो सुनिए, कि द रोड वॉज डिजर्टेड, यानी सड़क सुनसान थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। कोई भी इस प्रकार के स्टाइल में कहानी सुन करके समझेगा कि कोई बहुत बड़ा घटना हुआ होगा। आगे स्मरण करता है कि आई वॉज ऑल अलोन, सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट, अचानक उसको दिखाई दिया कि कोई बहुत बड़ा विशाल, इनॉर्मस, इनॉर्मस यानी विशाल, बूसी यानी झाड़ीदार, बीस्ट यानी जानवर, कोई बहुत बड़ा जानवर है जो झाड़ीदार है, और रोड पर है, वो स्प्राउल्ड अक्रॉस द रोड, पूरा रोड पर फैला हुआ है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, कि आधा मन हुआ कि मैं वापस लौट जाऊं। ईश्वर इसको कहेगा कि आधा मन हुआ कि मैं मुड़ जाऊं और वापस लौट जाऊं, क्योंकि ईश्वर ने यहां पर दिखलाने का प्रयास कर रहा है कि वो झाड़ीदार जो बूसी बीस्ट था, जानवर था, न जाने वो क्या था, भूत था कि बहुत बड़ा कोई खतरनाक जंगली जानवर था, क्या था, ये एक सस्पेंस और भय क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है ईश्वर। और इसने कहता है कि मेरा आधा मन तो हुआ कि मैं लौट जाऊं, लेकिन ईश्वरन में एक और खूबी था कि वह स्टोरी टेलिंग का आर्ट तो जानता ही था, साथ ही साथ वह हमेशा अपने आप को बहुत बड़ा ब्रेव साबित करना चाहता था। और इसलिए ईश्वरन कहता है कि आधा मन हुआ कि मैं लौट जाऊं और वापस चला जाऊं, लेकिन इसमें उसकी कायरता साबित होती, इसलिए आगे वो स्टोरी में कहता है कि बट वो लौटा नहीं, ही डिड नॉट रिटर्न, और वो आगे बढ़ा। और आगे बढ़ा तो क्या पाया, वो जो बूसी बीस्ट था वो क्या था, तो वही बात कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ईश्वरन एक छोटी सी घटना को इतना बढ़ा रहा था, आगे कहता है कि बट आई एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वाज अ फॉलन ट्री, जैसे ही मैं निकट आया तो मैंने देखा एक गिरा हुआ पेड़ था। यानी एक छोटी सी घटना को ईश्वरन इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करता था कि विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, इसकी सूखी हुई डालियां चारों तरफ फैली हुई थी। Mandruda stretched himself back in his canvas chair and listened to Ishwaran's tales uncritically। और जिस प्रकार से स्टाइल में, एक खास स्टाइल में, एक आर्ट के साथ ईश्वरन कहानी कहता था, महेंद्र अपने जो है कंफर्टेबल चेयर यानी कैनवास का मोटा कपड़ा का आराम कुर्सी पर महेंद्र आगे आता था कहानी सुनने के लिए, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, एक्साइटमेंट में वो लगातार ईश्वरन की तरफ बढ़ता रहता था। और जब लास्ट में कुछ नहीं निकलता था फल, लास्ट में जब ईश्वरन बोल देता था कि इट वाज अ फॉलन ट्री, एक मात्र गिरा हुआ पेड़ था, तो इसके बाद महेंद्र रिलैक्स होकर के फिर पीछे अपने जो है कंफर्टेबल चेयर पर वो जो है अपने आप को फिर एडजस्ट करता था। लेकिन महेंद्र जब भी कहानी सुनता था ईश्वरन का, तो बिल्कुल अनक्रिटिकली, यानी कभी ईश्वरन की आलोचना करने का प्रयास नहीं करता था, ईश्वरन को डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं करता था। स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है तो स्टोरी सुनना भी एक आर्ट है।
स्टोरी सुनने वाले को, स्टोरी कहने वाले को डिस्टर्ब नहीं करना होता है। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। अब ईश्वरन देखिए कहानी कहना स्टार्ट कर दिया। क्या कहता है कि मैं जिस जगह से आता हूं वो जगह टिम्बर के लिए यानी इमारती लकड़ी के लिए जाना जाता है। तो देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ भयंकर जंगल है, लकड़ी वाले पेड़ों का जंगल है, यानी ओक ट्री, साल ट्री, इस टाइप का, टीक ट्री, इस टाइप का लकड़ी वाला पेड़ों का जंगल है। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू लॉरीज बाई एलिफेंट्स, यानी वहां और कोई फैसिलिटी नहीं है, बल्कि हाथी वुड लॉग्स को, लकड़ी के मोटे मोटे गट्ठर को, बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े को हाथी जो है उसको लॉरी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर चढ़ाने का काम करते हैं। ईश्वरन कहता है, आगे ईश्वरन कहता है कि दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, ये सभी हाथी जो थे सो बहुत विशाल होते थे, अब पूरा खिलाए पिलाए हुए होते थे, यानी काफी तंदुरुस्त रहते थे। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. और जब ये हाथी पागल हो जाता था तो फिर उसका जो एक्सपीरियंस महावत भी होता था वो कंट्रोल नहीं कर पाता था। हाथी को जो कंट्रोल करता है उसको महावत कहा जाता है। हाथी का जो अटेंडेंट होता है, उसका जो सर्वेंट होता है, जो हाथी को खिलाने पिलाने उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको महावत कहा जाता है। तो जब हाथी पागल हो जाता था तो एक्सपर्ट से एक्सपर्ट महावत भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। और हाथियों में यह समस्या प्राचीन काल से सुनने को मिलती है कि कभी कभी हाथी पागल हो जाता है। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। तो ये मतलब प्रोलॉग, यानी प्रोलॉग मतलब इंट्रोडक्शन, इतना इंट्रोडक्शन पहले देता था ईश्वरन, इंट्रोडक्शन यानी भूमिका इतना देता था, और उसके बाद ईश्वरन जो है एक इलेबोरेट एनेक्डोट यानी एक विस्तृत किस्सा कहना प्रारंभ कर देता था हाथी के बारे में। तब देखिए किस्सा सुनिए ईश्वरन का, जो उसने हाथी के बारे में बतलाया। क्या कहता है ईश्वरन कि वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, यानी टिम्बर यार्ड से, यानी लकड़ी के अहाते से। एक दिन की कहानी है कि एक टस्कर का मतलब हुआ मेल एलिफेंट, एक मेल एलिफेंट यानी पुरुष हाथी, एक हाथी भाग गया टिम्बर यार्ड से, एंड बिगन टू रोम अबाउट, और चारों तरफ घूमने लगा। हाथी के पास इतना ताकत होता है कि अगर वो महावत से कंट्रोल नहीं हो तो फिर आम आदमी के लिए संभव नहीं रहता कि हाथी को कंट्रोल कर ले। स्टैंपिंग ऑन बुशेज, यानी झाड़ियों को रौंदता हुआ अपने पैरों से यह हाथी आगे बढ़ा। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जंगल में जो लताएं थी उसको चीरता हुआ यह हाथी आगे बढ़ा। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और पेड़ की डालियों को तोड़ता हुआ अपनी इच्छा से यह हाथी आगे बढ़ा, यानी कोई इसका ब्रेक लगाने वाला, कोई रोकने वाला नहीं था। आगे ईश्वरन कहता है कि यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। कहता है कि सर आप समझते हैं कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो कैसा बिहेव करता है। तो ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. तो ईश्वरन अपनी ही कहानियों में इतना तल्लीन हो जाता था, इतना खो जाता था कि ईश्वरन क्या करता था कि अपने जगह से उठ करके और उसके बाद अपना पैर वगैरह पटकना शुरू कर देता था हाथी का नकल करने के लिए। यानी ईश्वरन खुद हाथी का नकल, ट्रू कॉपी दिखलाना चाहता था महेंद्र को कि कैसे हाथी पैर पटकता था और पेड़ों को, झाड़ियों इत्यादि को चीरता फाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। तो ईश्वरन खुद एक पागल हाथी का रोल अदा करके और तब स्टोरी कहना चाहता था। स्वाभाविक है कि इस प्रकार के एक्शन से अगर कोई स्टोरी टेलर कहेगा तो सुनने वाले को तो अच्छा लगेगा।
तो ही वुड कंटिन्यू, आगे ईश्वरन कहता है कि इट केम इनटू द मेन रोड, हाथी शीघ्र ही जो है मेन रोड पर आ जाता है, स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, यानी मेन रोड पर आते के साथ जो फल बेचने वाले व्यापारियों का स्टॉल था उसको नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, यानी मिट्टी का बर्तन बिक रहा था जहां, उसको मिट्टी के बर्तनों को चकनाचूर कर देता है। क्लोथ्स यानी कपड़ों को फाड़ चीर डालता है, यानी हाथी के सामने जो कुछ मिल गया उसको बुरी तरह से रौंद दिया, बर्बाद करके रख दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर, यानी चारों तरफ हेल्टर स्केल्टर मच गया, अफरा तफरी मच गया, चारों तरफ लोग भागने लगे। हेल्टर स्केल्टर, अफरा तफरी में लोग, पीपल स्टार्टेड टू रन अवे, सब भागने लगे अफरा तफरी में। इन पैनिक, यानी लोग काफी भयभीत थे। द एलिफेंट नाउ इंटर द स्कूल ग्राउंड, अब एलिफेंट जो है एक स्कूल के ग्राउंड में इंटर कर गया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, और उस ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, हाथी बाउंड्री जो था ईंटा का दीवार का उसको तोड़ता हुआ स्कूल में घुसा। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स, सभी बच्चे जो है भाग करके क्लासरूम में आ गए। एंड शट द डोर्स टाइट, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रंटेड, यानी जानवर जो है चिघाड़ा। एंड वंडर्ड अबाउट, और चारों तरफ घूमा। पुलिंग आउट फुटबॉल गोल पोस्ट, इसके बाद हाथी जो है फुटबॉल के गोल पोस्ट स्कूल में जो था उसको उखाड़ लेता है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, स्कूल में वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ था उसको चीर डालता है। द श्रब्स, झाड़ियां जो थी स्कूल में उसको नष्ट भ्रष्ट कर देता है। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए एक ड्रम रखा हुआ था उसको चकनाचूर कर देता है, चिपटा कर देता है हाथी। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, यानी झाड़ियों को उखाड़ डालता है। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, सभी टीचर डर के मारे छत पर चढ़ जाते हैं। बच्चे सभी क्लास में बंद हो जाते हैं अंदर से और टीचर छत के ऊपर चढ़ जाते हैं डर के मारे। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डेप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, यानी डेप्रेडेशंस यानी विनाश लीला। हाथी जो विनाश लीला कर रहा था उस विनाश लीला उपद्रव और तोड़फोड़ को छत के ऊपर से सभी टीचर सिर्फ मूक दर्शक बन करके देख रहे थे, इसके अलावा उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में इस समय कोई एक भी व्यक्ति नहीं बचा हुआ था। द स्ट्रीट्स वेर एम्प्टी, गली बिल्कुल खाली हो चुकी थी, सभी कोई डर से अपने घरों में घुस गए थे। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, पूरी गली रोड इस प्रकार से सुनसान हो चुका था कि लगता था कि उस शहर का सभी लोग गायब हो गए हैं, उस शहर को छोड़ करके चले गए हैं। ईश्वर में स्टोरी टेलर था कि कोई भी स्टोरी कहता था तो उसमें अपना शाबाशी जरूर वो अपना लेने का प्रयास करता था, अपनी बहादुरी का परिचय अवश्य देता था। तो ईश्वरन आगे कहता है कि आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, यानी जूनियर क्लास में ईश्वरन उस स्कूल में पढ़ रहा था जहां सभी बच्चे रूम में बंद हो गए, जहां टीचर छत के ऊपर डर के मारे चढ़ गए। अब ईश्वरन उसका मुकाबला करेगा हाथी का। ईश्वरन ये कहना चाहेगा कि सभी कोई डर गया लेकिन ईश्वरन खुद नहीं डरा। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, छत के ऊपर से पूरा ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, ईश्वरन कहता है कि न जाने मुझको अचानक क्या हुआ। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, मैं शिक्षकों में से किसी एक से, उनके हाथ में था बेंत, बेंत का एक डंटा था, उस डंटा को मैंने ले लिया। रैन डाउन द स्टेयर्स, और उसको सीढ़ी से सीधे नीचे चलाया ईश्वरन अकेले। इनटू द ओपन, और ओपन ग्राउंड में आ गया ईश्वरन।
द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी ने जब देखा ईश्वरन को तो चिघाड़ करके हाथी इसको डराने का कोशिश किया। एंड मिनेसिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, और मिनेसिंगली यानी डरावना दृश्य प्रस्तुत करते हुए, डराते हुए एक पेड़ की डाली को हिला करके दिखाया ईश्वरन को। लेकिन ईश्वरन कहना चाहता है कि इसके बाद भी मैं डरा नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो अपने हाथों में वो लिए हुआ था हाथी, एक पेड़ की डाली भी लिए हुआ था, उसको हिला करके इसको डराने का कोशिश किया। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, अपने पैरों को हाथी ने पटका। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और ढेर सारा धूल और कीचड़ इत्यादि को उछालने का काम करना शुरू कर दिया हाथी। इट लुक्ड फ्रैटनिंग, सीन काफी डरावना था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, और लेकिन ईश्वरन कहता है मैं डरा नहीं, मैं धीरे धीरे हाथी की तरफ आया। मेरे हाथ में स्टिक था। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड, लोग सम्मोहित होकर के, हिप्नोटाइज होकर के पूरा सीन को देख रहे थे। फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, आसपास के घरों के छत पर से लोग देख रहे थे ये पूरा घटना। एलिफेंट ने लाल लाल आंखों से ईश्वरन को भी देखा और इसको डराने का कोशिश किया। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, ऐसा लगा जैसे कि हाथी तेजी से ईश्वरन की तरफ आने, ईश्वरन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, हाथी ने अपना सूंड उठाया। ट्रम्पेट लाउडली, और जोर से चिघाड़ा। लेकिन इसके बाद भी ईश्वरन कहने का प्रयास कर रहा है कि इसके बाद भी मैं भयभीत नहीं हुआ। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मैंने अपना पूरा ताकत बटोरा। वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और इसके बाद इसने तीसरा टोनेल, पैर, हाथी के पैर के तीसरे अंगूठे के ऊपर जोर से डंडा से मार डाला। द बीस्ट लुक्ड स्टून्ड, तुरंत ही हाथी जो है यानी जानवर जो है मूर्छित हो गया। स्टून्ड मतलब मूर्छित, सेंसलेस। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। देन इट शिवर्ड, तब हाथी कांपने लगा। फ्रॉम हेड टू फुट, पूरा सिर से लेकर के पैर तक हाथी थरथर कांपने लगा। एंड कोलैप्स्ड, और उसके बाद हाथी गिर गया। तो इस तरह से ईश्वरन ने यह साबित कर दिया कि जहां सभी बच्चे डर गए, जहां सभी टीचर भयभीत थे, छत पर थे, अकेला एक बच्चा ईश्वरन जो है हाथी का मुकाबला किया, हाथी को मार करके, एक डंडे में मार करके गिराने में कामयाबी हासिल कर ली। यह अर्थात ईश्वरन बच्चे से, चाइल्डहुड से ही एक बहुत ब्रेव पर्सन था। इस बात को ईश्वरन ने साबित कर दिया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, इतना कहने के बाद ईश्वरन कहानी को अनफिनिश्ड छोड़ देता था, ताकि महेंद्र उसी कहानी में लटका हुआ रहे, अटका हुआ रहे, और महेंद्र में क्यूरियोसिटी बनी रहे कि आगे क्या हुआ। एंड गेट अप मम्बलिंग, इतना कह करके ईश्वरन जो है बड़बड़ाते हुए उठ जाता था और कहता था आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस, मैं जा रहा हूं और गैस जला करके मैं तुरंत वापस आ रहा हूं। वार्मिंग अप द डिनर, खाना में गर्म करने के लिए गैस जलाना जा रहा हूं। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन यानी पूरे मनोयोग से, गहरी दिलचस्पी से महेंद्र जो कहानी सुन रहा था, तो वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो बीच में लटकता रह जाता था, क्योंकि महेंद्र ज्यादा चाहता था कि आगे क्या हुआ, और इस बीच ईश्वरन चल देता था। यह कहानी का ये बहाना बना करके कि मैं खाना को गर्म करने जा रहा हूं, महेंद्र कुछ बोल भी नहीं सकता था। ऐसे भी महेंद्र कहानी सुनता था अनक्रिटिकली, यानी कभी ईश्वरन की आलोचना नहीं करता था। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away, और जब ईश्वरन लौटता था तो कहानी जहां पर स्टॉप किया था वहां से कहानी कहना शुरू नहीं करता था, क्योंकि उसको रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता थी। वो सोचता था कि अगर महेंद्र रिक्वेस्ट करेगा तब फिर मैं कहानी कहूंगा। महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending, अंततः महेंद्र को रिमाइंड करना पड़ता था कि कहानी जो आप कह रहे थे उसका कंक्लूजन अभी पेंडिंग है, वो अभी कंक्लूजन हुआ नहीं पूरा, यानी स्टोरी पूरा नहीं हुआ।
तो ईश्वरन उसको बहुत जल्दी समाप्त कर देता था कि वेल वेटनरी डॉक्टर वाज समन, यानी एक जानवर के डॉक्टर को बुलाया गया टू रिवाइव द एनिमल, और इसके बाद एनिमल को बचा लिया गया। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरन इतना कह करके कंधा उचकाता था और कहता था और क्या, ज्यादा कुछ नहीं है। 2 days later it was led away by its महावत to the जंगल। 2 दिन के बाद इसका जो महावत था वो आया और इस हाथी को लेकर के जंगल में चला गया। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? अब महेंद्र ये जानना चाहता था कि जहां पर सभी टीचर लोग असमर्थ थे, स्कूल के कोई स्टाफ को हिम्मत नहीं था, स्टूडेंट सब डर के मारे रूम में बंद हो गया था, तो तुम अकेले कैसे सामना कर लिए इस पागल हाथी का? तो ईश्वरन देखिए क्या कहता था कि ईश्वरन कहता था कि इट हैज समथिंग टू डू विथ अ जापानीज आर्ट। ये जापानीज आर्ट है सर, आई थिंक सर कराटे और जिजुत्सु। ये एक जापानीज आर्ट है, इसको कराटे कह सकते हैं या जुजित्सु कह सकते हैं, कि मैं कराटे और जुजित्सु नामक आर्ट जानता हूं, उसकी सहायता से मैंने हाथी को कंट्रोल कर लिया। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कभी पढ़ा था। इट टेम्पररीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम। दिन ईश्वरन कोई ना कोई कहानी कहता रहता था और हर एक कहानी इसी प्रकार का एडवेंचरस स्टोरी होता था, और महेंद्र काफी इंटरेस्ट के साथ इन कहानियों को सुनता था, चाहे वो कहानी क्रेडिबल हो या नहीं हो, लेकिन इतना निश्चित है कि महेंद्र उसको काफी एंजॉय करता था। और ईश्वरन seemed more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters। जहां भी महेंद्र रहता था तो टेलीविजन नहीं होने की कमी को पूरा कर देता था ईश्वरन। एक दिन सुबह की कहानी है कि महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट। ईश्वरन आस्क्ड, जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा कि कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर द डिनर टू नाइट, आज की रात क्या कुछ स्पेशल बना सकते हैं खाने में सर? तो महेंद्र तो सुनकर के खुश हुआ, कहा कि हाँ बिल्कुल। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे। ईश्वरन कहता है कि आज एक पवित्र दिन है, ऑस्पिशियस डे है। क्या है ऑस्पिशियस डे? तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, कि हम अपने पूर्वजों की आत्मा को यानी भूतों को खिलाने के लिए तरह तरह का स्वादिष्ट व्यंजन, स्वादिष्ट खाना बनाते हैं आज के दिन। और इसके बाद महेंद्र का तो परमिशन मिल ही गया। ईश्वरन ने कई आकर्षक और स्वादिष्ट फूड मटेरियल्स को बनाया। महेंद्र काफी मस्ती से खाया खाना, डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑफ हिज कुलिनरी स्किल्स। महेंद्र न सिर्फ काफी चाव से खाया बल्कि उसने ईश्वरन को धन्यवाद भी दिया कि तुम्हारा कुलिनरी स्किल मतलब कुकिंग स्किल यानी पाक विद्या जो तुम्हारे पास है, खाना बनाने की जो कला है वो बहुत एक्सेलेंट है। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड। लेकिन तभी जो है ईश्वरन कहानी को एक गैरिश अकाउंट यानी एक हॉरर स्टोरी, एक भूत वाली कहानी में कन्वर्ट कर देता है, इन्वॉल्विंग सुपर नेचुरल, यानी एक भूतों प्रेतों इत्यादि की कहानी को धीरे धीरे करके ईश्वरन जो है कन्वर्ट कर देता है। ईश्वरन आगे क्या कहता है कि यू नो सर, पूरा ये फैक्ट्री एरिया जो बना हुआ है वो एक समय कब्रिस्तान था। महेंद्र ये सुनकर के अचानक उसको झटका लगा कि कब्रिस्तान सुनकर के महेंद्र डर गया। लेकिन ईश्वरन आगे कहानी कहता गया और कहता है कि मैंने पहला ही दिन जब आया था यहां तभी से मुझको यह महसूस हो गया था, क्योंकि कई जगह पर मैंने मनुष्यों की खोपड़ियां देखी, मनुष्यों की हड्डियां देखी, और आज भी मैं कई स्थानों पर खोपड़ियां या हड्डियां इत्यादि मुझको मिल जाता है इस जगह पर। ईश्वरन फिर अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू करता है।
और कहता है कि कभी कभी भूत रात में भी दिखाई पड़ते हैं। आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर। और ईश्वरन यह भी कहता है कि मैं भूतों इत्यादि से मैं आसानी से डरता नहीं हूं सर। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक साहसी व्यक्ति हूं। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। कहता है कि मैं भूतों से नहीं डरता हूं सर, मैं एक ब्रेव आदमी हूं, लेकिन एक औरत का भूत जो है वो मुझको डरा देती है। और वो आती कब है? तो अर्धरात्रि को आती है। और किस रात को? तो ड्यूरिंग द फुल मून, यानी पूर्णिमा की अर्धरात्रि को आती है, जब चांद अपने पूरे स्वभाव पर होता है, फुल मून लिट नाइट होता है, और तब अर्धरात्रि के समय वो भूत आती है। इट इज एन अगली क्रिएचर, बड़ी देखने में बदसूरत लगती है, विथ मैटेड हेयर। इसका हेयर जो बाल जो है एकदम बिल्कुल उलझा हुआ सा मैटेड है, यानी उलझे हुए लटों वाले ये औरत है, ये औरत का भूत है। इसके बाल बिल्कुल घुंघराले और उलझे हुए हैं, देखने में एकदम साक्षात जो है जिसको चुड़ैल कहा जा सकता है, एक आइडियल एग्जांपल जैसी दिखती है। श्रीवेल्ड फेस, और इसका चेहरा कैसा है? श्रीवेल्ड यानी रिंकल्ड, यानी झुर्रियों वाला इसका चेहरा है। लाइक अ स्केल्टन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म। और इसका शरीर कैसा है? तो एक स्केल्टन जैसा, कंकाल शरीर इसका कंकाल का है, और इसके बाम में एक फीटस है, यानी एक बच्चा है। तो भूत के साथ ऐसा होता है कि आदमी अगर मरता है और मर करके भूत बनता है, तो जिस पोस्चर में मरता है भूत उसका वैसा ही होता है। ये भूतों के बारे में अक्सर जो है कहा जाता है कि जैसे ये औरत मरी थी तो उस समय इसका बाल उलझा हुआ था, तो इसलिए इसका भूत का बाल भी उलझा हुआ रहेगा। मरने के समय इस औरत के गोद में एक बच्चा था, तो भूत जब इसका ये बनेगा, भूत जब इसका आएगा, तो उसके भूत के भी गोद में एक बच्चा रहेगा। तो इसीलिए ये औरत का भूत जब जब आता था तो इसका बाल उलझा हुआ रहता था और शरीर कंकाल का था, और इसके गोद में एक बालक रहता था, एक बच्चा रहता था। महेंद्र सुनकर के काफी डर जाता है। ये हॉरर स्टोरी, रात का वक्त है और इस प्रकार की कहानी सिखा रहा है। महेंद्र शिवर एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली। और इस तरह से महेंद्र काफी भयभीत हो गया। भयभीत होकर के महेंद्र ने विरोध करने का प्रयास किया। आमतौर पर महेंद्र कभी विरोध नहीं करता था इस प्रकार की कहानियों का, लेकिन ये हॉरर स्टोरी जब सुनाना शुरू कर दिया, भूतों की कहानी, तो महेंद्र ने विरोध करना शुरू कर दिया। और महेंद्र विरोध करते हुए ईश्वरन को क्या कहता है? कहता है, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट। कोई चीज दुनिया में नहीं होती है जो भूत या आत्मा होती है। इट्स ऑल अ फिगमेंट, ये सब मनगढ़ंत है तुम्हारा। फिगमेंट यानी मनगढ़ंत, तुम्हारा सब ये कहानी मनगढ़ंत है, ऑफ योर इमेजिनेशन, तुम्हारी कल्पना है ये सब। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, अपना पाचन तंत्र को ठीक करवाओ, परीक्षण मतलब टेस्ट करवाओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में भी गड़बड़ी है, तुम पागल हो गए हो। यानी महेंद्र डर इतना चुका था, डर के मारे महेंद्र कहना चाह रहा था कि भूत नाम की कोई चीज नहीं होती है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन दरअसल था कि महेंद्र बहुत ज्यादा डरा हुआ था। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो। महेंद्र ने ईश्वरन को झाड़ा पूरा। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर फॉर द नाइट। इसके बाद महेंद्र जो है चला जाता है अपने रूम में रात में सोने के लिए, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। तो उसको लगता है महेंद्र को कि ईश्वरन कुछ एक दो दिन के लिए गुस्साए हुए रहेगा उससे। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगली सुबह को क्या देखता है कि ईश्वरन बिल्कुल चीयरफुल यानी हंसमुख रूप में है, और जैसे वो पहले टॉकेटिव यानी बातचीत करने वाला बतक्कर टाइप का आदमी था, वैसे ही इस समय भी बातचीत करने में मशगूल था अगले सुबह को। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड
विथ अ सर्टेन अनईज। लेकिन इस समय से महेंद्र जब भी रात में बिस्तर पर जाता था, उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता था भूत का, कि पता नहीं सचमुच तो नहीं भूत है। महेंद्र ये कह करके कि भूत नाम की चीज नहीं होती, अपने आप को दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरअसल महेंद्र अंदर से डर चुका था कि कहीं सचमुच में भूत तो नहीं होता है, कहीं सचमुच में तो ये फैक्ट्री कब्रिस्तान के ऊपर नहीं है। ईश्वरन तो कह रहा था ऐसा ही, एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस विथ अ सर्टेन अनईज। हर एक रात को जो है महेंद्र झांकने का प्रयास करता था, अंधेरे में झांकने का प्रयास करता था कि कहीं भूत वगैरह तो नहीं दिखाई देता है। आउटसाइड थ्रू द विंडो, खिड़की से बाहर झांकने का प्रयास करता था महेंद्र कि कहीं भूत तो नहीं दिखाई दे रहा है। विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, विंडो जो है खिड़की उसके बेड के बगल में ही थी, और उस खिड़की से वो झांक करके महेंद्र इस बात का आश्वस्त करना चाहता था कि कहीं भूत तो नहीं सचमुच में है, क्योंकि उसके दिल में हमेशा भूत का डर समाया हुआ था। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। खिड़की के बाहर देख करके अंधेरे में महेंद्र इस बात को सुनिश्चित करना चाहता था कि कहीं कोई भूत जैसा शेप आसपास के क्षेत्र में तो नहीं भटक रहा है, जैसा ईश्वरन दावा करता था। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन जब खिड़की से जब भी उसने बाहर देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ सी ऑफ डार्कनेस यानी डार्कनेस का, अंधेरा का एक समुद्र उसको दिखाई दिया, यानी चारों तरफ घुप अंधेरा, घोर अंधेरा सिर्फ दिखाई दिया। ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, दूर दूर तक, मीलों दूर तक टिमटिमाती हुई फैक्ट्री की लाइट सिर्फ दिखाई दे रही थी और कुछ उसको दिखाई नहीं दिया। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon nights. महेंद्र चांदनी रात को हमेशा पसंद करता था, और चांदनी रात में लैंडस्केप यानी भूदृश्य को हमेशा वो देखने का समर्थक था, देखना उसको पसंद था। लेकिन जब से ईश्वर ने बतला दिया था कि चांदनी रात में, जिस दिन फुल मून लेट नाइट होती है यानी पूर्णिमा की रात्रि, उस दिन वो चुड़ैल आती है, उस दिन से महेंद्र चांदनी रात में भी डरने लगा था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वर's स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, he avoided looking out of his window altogether when moon was full. जब भी जो है पूर्णिमा की रात्रि होती थी, फुल मून लिट नाइट होती थी, तब तब उसको अवॉइड करने का प्रयास करता था। महेंद्र बाहर, खिड़की के बाहर देखने का प्रयास नहीं करता था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं भूत दिखाई नहीं देते। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moon. लेकिन एक रात की बात है, महेंद्र रात में सोया हुआ था और अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी, धीरे से। लो मोन यानी विलाप, विलाप करने की आवाज, मोन मतलब विलाप करना, तो विलाप करने की आवाज सुनाई दी क्लोज टू हिज विंडो, उसके खिड़की के पास ही। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। सबसे पहले तो महेंद्र ने अपने आप को यह दिलासा देने का कोशिश किया कि ये भूत नहीं होगी, ये कोई बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही होगी और कोई चूहा वगैरह को मारने के लिए, तो ये बिल्ली की आवाज होगी, भूत की आवाज नहीं होगी। ये दिलासा देने का प्रयास महेंद्र अपने आप को करता है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन ये साउंड जो है कुछ ज्यादा ही गटरल था। गटरल मतलब प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थ्रोट यानी गला से निकला हुआ, यानी बिल्ली की आवाज बिल्कुल नहीं थी। और इस कारण से ये ज्यादा देर तक जो है महेंद्र अपने आप को झूठा दिलासा नहीं दे सकता था कि ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज है। तो ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बीहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। महेंद्र चाहता था खिड़की के बाहर देखना कि खिड़की के बाहर क्या है, लेकिन महेंद्र देख नहीं सका क्योंकि उसको डर लगा कि कहीं खिड़की के बाहर देखेंगे और ये खिड़की के बाहर की तरफ से ही लो मोर्निंग की आवाज यानी विलाप की आवाज आ रही है, कहीं भूत दिखाई दे दिया तो महेंद्र को लगा कि मेरा दिल डूब जाएगा, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं देखते ही भूत को मर जाऊंगा। बट द वेलिंग बिकेम लाउटर। ये वेलिंग यानी विलाप की आवाज जो थी ये धीरे धीरे और तेज होती गई। एंड लेस फेलाइन,
और धीरे धीरे ये विलाप की आवाज जैसे जैसे तेज हुई वैसे वैसे ये क्लियर हो गया कि ये फेलाइन नहीं है, यानी कैट इत्यादि की आवाज ये नहीं है। ये क्लियर हो गया महेंद्र के लिए। अब महेंद्र को समझ में आ गया कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वही चुड़ैल है, वही भूत है। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन। वो अपना जो है अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका एनीमोर। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. महेंद्र अपनी जिज्ञासा को, क्यूरियोसिटी को रोक नहीं सका और वो नीचे झुक करके खिड़की के विंडो सिल के नीचे से ऊपर देखने का प्रयास किया बाहर, कि देखे कि कहीं सचमुच में तो भूत नहीं है। देयर not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle. और महेंद्र को क्या दिखाई दिया? बहुत ही रहस्यमय चीज दिखाई दिया। ज्यादा दूर नहीं, खिड़की के पास ही था एक काला रंग का क्लाउडी फॉर्म, यानी पूरा धुंधला टाइप का जो है बादल की तरह काला दिखाई दे रहा था। क्लचिंग अ बंडल, एक बंडल पकड़े हुए हाथ में था। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट। ठंड में भी महेंद्र के शरीर से पसीना निकलने लगा। फेल बैक ऑन द पिलो, और बदहवास होकर के, सेंसलेस होकर के अपने तकिया के ऊपर गिर गया। पैंटिंग एज ही ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विथ हिमसेल्फ। और कुछ देर तक तो गिरा रहा सेंसलेस रूप में, फिर उसके बाद अपने आप से तर्क करना शुरू कर दिया कि आखिर है ये क्या चीज दिखाई दिया जो मैंने देखा, कहीं ईश्वरन जो कहा वो सही तो नहीं है। और अंततः उसने निष्कर्ष निकाला कि दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। तो अंततः फिर से वो अपने आप को दिलासा देने का प्रयास करता है कि ये किसी न किसी प्रकार का बहम है, यानी फिर से वो अपने आप को दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि भूत नहीं है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, और जब सुबह में वो जगता है तो ही हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट। नहाने के बाद वो आता है नाश्ता करने के लिए। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। रात का भयानक एक्सपीरियंस महेंद्र के मेमोरी से अब समाप्त लगभग हो चुका था। ईश्वरन ग्रेटेड हिम एट द डोर। दरवाजे पर ईश्वरन उसका स्वागत करता है विथ हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन उसको लंच का पैकेट और उसको बैग हैंड ओवर करता है। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र अपना बैग और लंच लेकर के घर से बाहर निकलना चाहता है, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड। ईश्वरन मुस्कुराते हुए कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट। से याद रखिए सर, एक दिन मैं आपको कह रहा था कि एक औरत है जो बड़ी खतरनाक भूत है, तो वो बच्चा गोद में लिए हुए आती है और फुल मून नाइट में आती है। तो विथ अ फीटस इन इट्स आर्म यू वर सो एंग्री। उस दिन आप बहुत गुस्से में आ गए थे कि इमेजिनिंग कि, और आप कहते कि मैं इन बातों को अपने मन में कल्पना करता हूं। वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट। पिछली रात को तो आपने खुद ही देख लिया उन सभी चीजों को। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ द मॉर्निंग। मैं भी उस मॉर्निंग यानी विलाप की आवाज को सुना और मैं दौड़ते हुए आया कि दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम। जो आवाज आपके रूम से आ रही थी मैं सुना और दौड़ते हुए आया। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन। महेंद्र के पूरे शरीर में एक प्रकार की भय व्याप्त हो गई। भयभीत होकर के उसका शरीर अकड़ गया, जकड़ गया। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट द सेंटेंस। उसने वेट भी नहीं किया कि ईश्वरन आगे क्या कहेगा। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस। तेजी से वो ऑफिस गया एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। अगले दिन से वहां से उसने नौकरी से रिजाइन कर दिया। उस हॉन्टेड प्लेस, उस भूतहा जगह को उसने छोड़ने का ऐलान कर दिया। अपने फर्म को दे दिया कि ये जगह हॉन्टेड है, ये भूतों का निवास है, यहां पर मैं काम नहीं करूंगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। अगर आपने
इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का एजुकेशनल वीडियो इंग्लिश का, सोशल साइंस का, जनरल नॉलेज का, जनरल स्टडीज का हमेशा इस चैनल पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर एनालिसिस आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।